डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम इनफर्टिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है। कि इनफर्टिलिटी मींस इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो इस इनफर्टिलिटी के केस में बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर्स है जो कॉज करता है इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। नाउ देखिए कि वो फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट क्या है, इमैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज डिफेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड थर्ड इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो ये इस तरह से कि जो फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, मेल एंड फीमेल के इनफर्टिलिटी के लिए। देखिए कि जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इमैच्योर होना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी किस्म का डिफेक्ट्स आ जाना, और इसके अलावा जो एंडोक्राइन जो है डिसऑर्डर्स है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और इस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर। और इस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो जो है सिक्रीट्स करते हैं हार्मोन्स को और उन हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहते हैं किसमें, इनफर्टिलिटी के जो है प्रोसेस में। बट इनफर्टिलिटी कब आ जाती है, जब एंडोक्राइन का डिसऑर्डर्स आ जाना, जब एंडोक्राइन ग्लैंड से फंक्शनल जो हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होते हैं, उन हार्मोन्स का लेवल कम होना, तो उसकी वजह से क्या है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है मेल और फीमेल की बॉडी में। नाउ अब ये जो इनफर्टिलिटी है क्या है कि जो इनफर्टिलिटी जो है ये मेल में भी होती है और फीमेल के केस में भी इनफर्टिलिटी जो है रहता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम मेल के केसेस में अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज स्पर्म काउंट। क्या है कि मेल के केस में जब स्पर्म का जब काउंट है जब वो डिक्रीज हो जाता है तो उस स्पर्म काउंट का डिक्रीज होने की वजह से क्या है कि मेल के अंदर क्या है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। कैसे कि देखिए कि अगर हम स्पर्म काउंट को नॉर्मल केस में अगर हम चेक करते हैं तो नॉर्मली 100 to 150 मिलियन ml ऑफ सीमेन होता है, पर ml ऑफ सीमेन होता है। अगर हम सीमेन लेते हैं किस में, 1 ml, अगर हम 1 ml में सीमेन लेते हैं तो उस सीमेन में 100 to 150 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट है। समझ आ रही है आपको बात कि नॉर्मल केस में 100 to 150 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, जो पर ml ऑफ जो सीमेन है इसमें कितना स्पर्म प्रेजेंट होता है, 100 to 150 मिलियंस होता है। ये नॉर्मली जो ह्यूमन के मेल से जो है ये स्पर्म का जो काउंट प्रेजेंट है। नाउ जब ये स्पर्म का काउंट डिक्रीज होता है, जब स्पर्म का काउंट डिक्रीज होता है और कितना, बिलो 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, और अगर हम पर ml ऑफ सीमेन में जो स्पर्म का जो काउंट है अगर ये डिक्रीज होगा बिलो 20 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन, तो उस केस में क्या है कि मेल के अंदर क्या है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। कैसे कि ये इस तरह क्यों होता है, क्यों कि जब नॉर्मली हम देखते हैं कि 100 to 150 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन जब रिलीज होता है किसमें, मेल में, बट इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से स्पर्म का जो काउंट है वो डिक्रीज होता है, स्पर्म का जो काउंट है वो डिक्रीज होता है। इसमें जो फर्स्ट जो काज रहता है इसमें वो है डिसरप्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि हमने लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था तो उस टाइम हमने ये जो है कवर किया था
कि जो इसमें क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कहां टेक प्लेस होता है, टेस्टिस में। और टेस्टिस में क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से जो स्पर्म्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। बट जब डिसरप्शन होती है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की और या एक्यूट इंफेक्शन होती है किसकी, टेस्टिस में, तो उस टाइम क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है और ये प्रोसेस जो है टेस्टिस के अंदर कैरी नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो स्पर्म का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। और इससे क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस फिर नहीं होता है, किस केस में, जबकि डिसरप्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की या कोई एक्यूट इंफेक्शन आ जाती है किसमें, टेस्टिस में। नाउ सेकंड के केस में कि जब एक डिजीज होगी, मेल के केस में जब कोई डिजीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोचैडिज्म। और इस क्रिप्टोचैडिज्म में क्या है कि इसमें अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होता है, क्या है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होता है। तो इस केस में जो मेल है वो परमानेंटली क्या है, इनफर्टाइल होता है और उसमें परमानेंटली जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है उनके जो टेस्टिस है वो अंडर डेवलप्ड होता है, वो उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है एक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोचैडिज्म। और इस केस में क्या है कि जो मेल है वो परमानेंटली इनफर्टाइल रहता है। नाउ सेकंड के केस में क्या है कि एबनॉर्मल स्पर्म, स्पर्म तो रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है नॉर्मली, जो है जो स्पर्म है वो रिलीज होता है, बट उसका जो काउंट है, स्पर्म का काउंट जो है इसमें नॉर्मल रहता है, बट जो स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, वो एबनॉर्मल है। वो किस तरह की, देखिए जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसमें से क्या एक हेड का पोर्शन था और इसमें मिडिल नेक था, मिडिल पीस था और एंड पार्ट इसका टेल था। बट कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, बट जब ये स्ट्रक्चर स्पर्म का जब एबनॉर्मल होता है तो उस केस में क्या है कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हेड ही प्रेजेंट है, टेल नहीं होता है। तो जिन स्पर्म में टेल प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या है, जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो मोटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और इसलिए कि कुछ स्पर्म जो स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल होता है, जैसे कि कुछ स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें जो है सिर्फ हेड ही प्रेजेंट होगा, और इसमें कुछ स्पर्म्स ऐसे होंगे कि स्पर्म जो है ऐसे होंगे जिनके जो हेड जो है वो दो होंगे और टेल एक होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म। जो ये एबनॉर्मल जो स्पर्म है, ये नॉर्मल स्पर्म है और ये एबनॉर्मल है, और ये जो एबनॉर्मल स्पर्म है इनके अंदर जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहती है, और ये जो एबनॉर्मल जो स्पर्म है ये जो है ओम को फर्टिलाइज नहीं करता है और ना ही ये किसी जो स्पेसिफिक जो है जगह तक पहुंचता है। और इसमें क्या है कि जो मोटिलिटी है वो जो है इसमें डिक्रीज हो जाती है, इसमें मोटिलिटी नहीं रहता है। मोटिलिटी का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है ये मोटाइल रहता है, क्योंकि इसका जो टेल है वो फंक्शनल रहेगा, तो टेल की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी मेंटेन रहेगी। बट इस एबनॉर्मल स्पर्म के केस में क्या है कि जो स्पर्म का जो काउंट है वो नॉर्मल है, कितना है, 100 to 150 मिलियंस पर ml ऑफ सेमन, बट जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल है। नाउ देखिए कि जो स्पर्म है ये कभी इसमें कुछ विदाउट टेल भी होता है, नॉन मोटाइल होता है, और या किसी स्पर्म में क्या है, टू हेड प्रेजेंट है। तो इस बेस पर जो स्पर्म एबनॉर्मल होगा, जब मेल के केस में जब स्पर्म जो है एबनॉर्मल जो है रिलीज होगा तो एबनॉर्मल स्पर्म जो है वो ओम को जो है फर्टिलाइज नहीं करता है, तो इस केस में मेल के अंदर क्या आती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। जब हम मेल के रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम को हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिफरेंट किस्म के जो है डक्ट्स को डिस्कस किया था। बट अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब डक्ट्स में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है या कुछ इसमें से जो डक्ट्स है जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उन डक्ट्स के अंदर जो स्पर्म है वो जो है ट्रेवल नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है, तो इस केस में जैसे कि वाज डिफरेंस है, जो वाज डिफरेंस है ये डक्ट है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो स्पर्म को क्या करता है, कैरी करता है। जब इस
जब इस वाल्स डिफरेंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जब वाल्स डिफरेंस में किसी किस्म का जब ब्लॉकेज आ जाता है या ब्लॉक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस केस में क्या है कि जो स्पर्म है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। तो इस केस में भी अगर इस तरह से कोई डिफेक्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में मेल के केस में, तो इससे जो है प्रॉपरली स्पर्म मूव नहीं करता है, तो उस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि इस स्पर्म में उस कंडीशन में जो मेल है, मेल के अंदर जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अदर डिसऑर्डर्स भी है, कुछ डिसऑर्डर्स भी है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, मेल इनफर्टिलिटी के साथ, जिसमें क्या है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या है इसमें जो है हाइपोथैलेमिक जो है, जो थैलेमिक है ये भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, जेनेटिक डिसऑर्डर, यूज ऑफ ड्रग्स, इस तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है, ऐसे डिसऑर्डर्स भी है जो एसोसिएटेड है मेल के इनफर्टिलिटी के साथ। नाउ ये इन कंडीशन में जब एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, या स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, या इसके अलावा जो है एबनॉर्मल स्पर्म जो है रिलीज होंगे, या ऑब्स्ट्रक्शन होगी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की, या कुछ और डिसऑर्डर्स जो है रिलेटेड होंगे किसके साथ, इन मेल में, तो इन केसेस में, इन कंडीशन में कि मेल के अंदर क्या है इनफर्टिलिटी आ जाती है और वो फर्टाइल नहीं कर पाता है किसको, जो है जो फीमेल के गैमेट को। नाउ अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि जो ये मेल के इनफर्टिलिटी को, अब जो है मेल के इनफर्टिलिटी को हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो है ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फीमेल को इनफर्टाइल करता है, जो जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द फर्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, और वो कैसे आ जाती है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है थिक कैप्सूल डेवलप्स अराउंड द ओवरीज। अगर ये ओवरी है, क्या है ये ओवरी है, और इस ओवरी के बाहर से क्या एक थिक जो कैप्सूल है उसकी डेवलपमेंट होगी, एक जो थिक जो कैप्सूल है वो डेवलप होगा अराउंड द ओवरी। तो जब ये कैप्सूल इसका थिक होगा, तो इस कैप्सूल के थिकनेस होने की वजह से ओवरीज में जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और ये जो कैप्सूल है ये रैप्चर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें थिकनेस आ जाएगी। जब ये कैप्सूल जो है रैप्चर नहीं होगा, तो इससे कोई भी फाइनल जो है जो ओवम है वो रिलीज नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि इससे क्या है कि जो ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, ओवुलेशन का प्रोसेस कैरी नहीं होता है। जब ओवुलेशन का प्रोसेस कैरी नहीं होगा, ओवुलेशन में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो रैप्चर नहीं होंगे, और ये जो ओवरी के बाहर से जो कैप्सूल है ये ब्रेक नहीं होगी, इससे ओवुलेशन नहीं होती। अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो जो ओवम है वो रिलीज नहीं होगा, और ओवम जब रिलीज नहीं होगा तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा और प्रेगनेंसीज भी नहीं रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मलिटीज ऑफ ओवरी, और जिसमें थिक कैप्सूल डेवलप्स होता है अराउंड द ओवरीज एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। नाउ द सेकंड इज ओवरीज डेवलप सिस्ट। और क्या होता है कि देखिए कि जब ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, तो इसके रैप्चर होने से फाइनल जो ओवम है वो रिलीज होता है, और ये बाद का जो स्पेस है इसमें से क्या है कि थोड़ा सा जो स्पेस रह जाती है, इसके अंदर क्या है फिर सिस्ट जो है वो डेवलप होती है। और सिस्ट क्या है कि सिस्ट में एक मेम्ब्रेनियस सैक है जिसके अंदर क्या है फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस सिस्ट का साइज बढ़ जाता है ओवरी में। यह भी एक काज रहता है कि इसमें फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए। नाउ इसकी वजह से क्या है कि जो ओवरीज डेवलप करेगा सिस्ट, इस सिस्ट के डेवलप होने की वजह से क्या है कि जो मैचुरेशन और जो ओवुलेशन जो है वो डज नॉट अकर होगा, और ये फीमेल के बॉडी में ना मैचुरेशन होगी ओवम की और ना ही ओवुलेशन होती है किसकी, ओवम की, और इस तरह का प्रोसेस फिर नहीं होता है। जबकि किस केस में, जब ओवरी के बाहर से थिक कैप्सूल डेवलप होगा या ओवरीज के अंदर क्या है सिस्ट डेवलप होगी। नाउ
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूटरस। देखिए यूटरस क्या है, एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऐसा पार्ट है जहां पर क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट की इंप्लांटेशन होती है, जहां पर क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, जो यूटेरिन जो वॉल है उसके साथ अटैच होता है, और जिससे क्या होते हैं कि जो फीमेल है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल। बट जब इस यूटेरस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जब इस यूटेरस के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, इसमें कैसे आ जाता है, देखिए कि जब इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो यूट्रस के साथ जो है, जो नॉर्मली जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इसके साथ इंप्लांट नहीं होता है, और इसमें जो है फर्दर एम्ब्रियो की या fetus की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें एबनॉर्मलिटी कैसे आ जाती है कि इसमें क्या होता है, एक टाइप ऑफ जो एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो डेवलप होता है अराउंड द फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड यूटेरस। क्योंकि यूटेरस के बाहर से या ओवरीज के बाहर से या फैलोपियन ट्यूब के बाहर से क्या है कि एक टाइप ऑफ जो एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो डेवलप होता है। तो ये एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके साथ, यूटेरिन टिश्यूज के साथ। बट तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि एक सेम टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है, वो एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो सिमिलर होता है जस्ट लाइक द यूटेरिन टिश्यू। तो वो जो है डेवलप होता है अराउंड द यूटेरस, यूटेरस के बाहर से जो है वो डेवलप होगा। तो उसकी वजह से क्या है कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है यूटेरस में, और यूटेरस में क्या है कि नॉर्मली जो है कि ये जो फिटस है उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो उसको हम क्या, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या है कि इसमें क्या है कि एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो जो है सिमिलर होता है यूटेरिन टिश्यू के साथ, वो डेवलप करता है अराउंड द यूटेरस, जो क्या करता है, जो अर्ली जो डेवलपमेंट होती है किसकी, जो है फिटस की, तो उसके लिए जो है फिर वो जो है जो फंक्शन नहीं कर पाता है नॉर्मली। जिस तरह की नॉर्मली जो है एंडोमेट्रियम जो वॉल है जिसके साथ ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वहां पर क्या है कि डेवलप होता है और जो है नॉर्मली ग्रोथ कर पाता है। बट इस केस में क्या है कि जो फिटस है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होता है, और ना ही उसकी जो है नॉर्मली ग्रोथ होती है। नाउ सेकंड क्या है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स भी जो है फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कि इस सर्विक्स में जब कोई इंफेक्शन होती है या इस सर्विक्स में कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से क्या है कि जो ये सर्विक्स है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है या सिक्रीट करता है फ्लूइड को। ये सिक्रीट क्या करता है, फ्लूइड को सिक्रीट करता है। तो उस फ्लूइड की सिक्रीशन से जब सेक्सुअल इंटरकोरस के टाइम जब मेल डिस्चार्ज करता है या एजुकेट करता है स्पर्म्स को किसमें, इनटू द वेजाइना में, और सर्विक्स से जब ये फ्लूइड जो है रिलीज होता है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को। अब यहां पर इस फ्लूइड में जो स्पर्म है ये मूव नहीं कर पाता है, ये ट्रेवल नहीं कर पाता है टुवर्ड द यूटेरस, या यूटेरस से जो है फाइनली मूव करता है, एंटर करता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये भी एक काज रहता है किसमें, फीमेल के फीमेल इनफर्टिलिटी में। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में इस तरह से जो है कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन कब नहीं होता है, जबकि जो गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है, क्या है, गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है ये जो है डिक्रीज होते हैं, इनका लेवल क्या है, डिक्रीज हो जाता है, जिसमें गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए। जब इन हार्मोन का जब लेवल जब बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो है डिक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या है कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस अगर नहीं होगा, फाइनल जो ओवम है वो रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इस केस में भी, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन के केस में भी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। और इसके अलावा क्या है कि देखिए कि अब अगर हम
इस चीज को जो है, इस देखिए कि जो इनफर्टिलिटी है, इस इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। और ये जो इनफर्टिलिटी जो है ये प्रिवेंट्स करते हैं, ये प्रिवेंट्स करते हैं किसको, ये प्रिवेंट्स करते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के प्रोसेस को रोक लेता है। तो इनफर्टिलिटी की वजह से ना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है और ना ही प्रेगनेंसी होती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। और इस इनफर्टिलिटी में क्या है कि ये मेल के केस में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है और फीमेल के केस में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है।